रीबर्थ ऑफ यंग क्वीन ऑफ रॉयल किंग एपिसोड 6 हेवन पैलेस। इस जगह को 5 साल बाद देखकर निकिता अपनी यादें ताज़ा कर रही थी। उस जगह की खूबसूरती अभी भी कम नहीं हुई थी। वो उस जगह को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। उसने इहान को एक जगह की तरफ उंगली पॉइंट कर कहा, इहान तुम है, याद है वहां हमने रात को टेंट लगाया था और मैंने कहा पूछा था कि क्या ये हमारी फर्स्ट नाइट है। इहान कार ड्राइव करते हुए ही बोला, हम, और फर्स्ट नाइट में हमने लूडो खेला था। निकिता नजरें जुड़ाने लगी। इहान निकिता की तरफ देखकर आपने अट्रैक्टिव आवाज में बोला, क्या आज भी फर्स्ट नाइट एंजॉय करे, लूडो की जगह। निकिता यह अंदर तक कांप गई। उसने शौक होकर इहान को देखा। इहान तिरछी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था। तभी इहान ने कार रोका तो निकिता जल्दी से वहां से भाग गई। इहान भी उसके पीछे चला गया। अंदर आते ही निकिता की आंखें अपनी मां को देखने लगी। तभी इहान ने आवाज लगाते हुए कहा, मालती मां। निकिता की नजरें चीड़ी की तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद एक औरत चीड़ी से नीचे आने लगी। उन्होंने बनारसी साड़ी पहन रखी थी जिस पर सोने के धागे से कारीगरी किया गया था। उस औरत के चेहरे पर मुस्कान थी। निकिता एकटक अपनी मां को देख रही थी। पुराने कपड़ों में रही उसकी मां आज बनारसी नई साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही थी। उनकी मुस्कान बता रही थी कि वो कितनी खुश है। निकिता के आंखों में नमी आ गई थी। वो औरत इहान के पास खड़ी होकर मुस्कान के साथ बोली, बेटा इतने दिन बाद घर आए हो, कैसे हो तुम? कभी घर की याद नहीं आती क्या? हमारी याद नहीं आती क्या? निकिता ने देखा कि कैसे उसकी मां इहान को अपने बेटे की तरह प्यार कर रही है। इन 5 सालों में इस हेवन पैलेस में शायद यही बदला था। इहान को एक मां मिला था और मालती जी को एक बेटा। इहान ने उनके पैर छूते हुए मुस्कान के साथ कहा, याद तो बहुत आती थी लेकिन काम बहुत था। खैर मैं आपको किसी से मिलाने लाया हूं। मालती जी इहान को मुंह मुस्कुराते देखकर हैरान थी। पिछले 5 सालों में कभी भी इहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान तक नहीं आई थी, सिवाय दर्द भरी मुस्कान के। उन्होंने इहान से नजरें हटाकर उस तरफ देखा जहां इहान इशारा कर रहा था। मालती जी ने ध्यान से उस चेहरे को देखा। वह हैरान थी और दिल के किसी कोने में खुश भी। उनके मन में सवाल था, क्या ये सच में वह है? मालती जी के आंखों में आंसू आ गए। निकिता आंखों में आंसू लिए धीमी आवाज में बोली, पहचाना मुझे? मालती जी आंखों में आंसू लिए खुद की तरफ इशारा कर हकलाते हुए बोली, मां, मेरी बेटी। कहते कहते उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। निकिता ने आंखों में आंसू लिए हाँ में सर हिला दिया और अपनी मां के गले लग गई। दोनों जी भरकर एक दूसरे को गले लगा रहे थे। दोनों के आंखों में आंसू थे। मालती जी आंखों में आंसू लिए बोली, मैंने तेरे बाबा से कहा था कि मेरा दिल कहता है तू जिंदा है, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी और तुझे ढूंढा तक नहीं। इसी गुस्से में उन्हें छोड़कर यहाँ चली आई। तुझे पता है हर पल तेरी याद आती थी, हर पल भगवान से कहती थी कुछ चमत्कार कर दो और मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। निकिता आंखों में आंसू लिए उन्होंने कसकर गले लगाकर बोली, मां मैंने आपको बहुत याद किया, बहुत ज्यादा। इहान के चेहरे पर यह देखकर मीठी सी मुस्कान थी। मालती जी निकिता से दूर होकर निकिता के गालों पर हाथ रखकर बोली, इतने साल कहाँ थी तू और कैसी थी? निकिता आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, मैं बाबा के साथ थी। मालती जी यह सुनकर हैरानी भरी आंखों से उसे देखकर बोली, आपने बाबा के साथ? निकिता ने हाँ में सर हिला तो वो बोली, तू कैसे रही उनके साथ? वो तो शराबी है, अपना ख्याल नहीं रख सकते तो? निकिता ने मालती जी के आंखों में देखते हुए मुस्कान के साथ बोली, मां वो बदल गए हैं। उन्होंने ये 5 साल मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे पढ़ाया है। आजकल वो शराब की तरफ देखते तक नहीं है। मालती जी यह सुनकर हैरान थी। वो बोली, क्या सच में? निकिता मुस्कान के साथ बोली, हाँ माँ, आप और मीनू के आने के बाद वो बहुत ज्यादा बदल गए थे। उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा। वो अब बहुत अच्छे बन चुके हैं माँ। मालती जी बोली, यकीन नहीं होता वो बदल गए हैं। वो कुछ सोचकर बोले, खैर छोड़, अपने बारे में बता, आजकल क्या कर रही है और तू इहान बाबा से कैसे मिली? निकिता मन में बोली, इहान बाबा, क्या बात है? वो बोली, वो मैं एक राइटर बन चुकी हूँ और यह मेरे बॉस है, और इसके अलावा। मालती जी उसके आखिरी शब्द सुनकर हैरान होकर बोली, उसके अलावा क्या? निकिता को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने अपने पापा को तो ये बात आसानी से बता दिया था, लेकिन अपने माँ को कहने में घबरा रही थी। असल में उसके मन में ये था कि उनकी माँ अच्छे से जानती है कि इहान आशवी से कितना प्यार करता था, तो इहान कैसे फिर निकिता को चाह सकता है, और एक शादीशुदा आदमी के हाथों वो अपनी बेटी क्यों देना चाहेगी?
इहान को निकिता के मन की बात सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन वह उसके मन की बात समझ पा रहा था। मालती जी फिर बोली, बता क्या बात है। और मालती जी को थोड़ा बहुत समझ आ रहा था कि वह क्या कहना चाहती है, लेकिन वह निकिता के मुंह से सुनना चाहती थी। मालती जी बोली, बता। इहान ने अपनी आंखें बंद की और निकिता का हाथ पकड़कर आंखें खोल मालती जी के आंखों में देखकर शांत आवाज में कहा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर मालती जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। निकिता के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसने इहान की तरफ देखा, फिर एक ठंडी आह लेकर इहान के हाथ को कसकर पकड़कर अपने माँ की तरफ देखकर कहा, हाँ माँ। मालती जी की नजरों ने निकिता का इहान के हाथ को कसकर पकड़ना भी देख लिया था। उन दोनों के हाथों की तरफ देखकर ही कुछ सोच रही थी। वह असमंजस में थी। हेवन पैलेस, वहां बिल्कुल शांति थी और मालती जी एकटक इहान और निकिता के हाथों को देख रही थी। निकिता बोली, माँ मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि इहान तो पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन माँ सोचा जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है। मालती जी ने आंखों में गुस्सा लिए निकिता की तरफ देखकर कहा, फर्क पड़ता है बच्चा। तुम समाज से नहीं डरती, लेकिन मैं तो डरती हूँ। लोग तुम्हारा प्यार नहीं देखेंगे। वह तो कहेंगे कि तुम इहान बाबा से पैसों के लिए शादी कर रही हो। निकिता बोली, माँ लेकिन मैं प्यार के लिए शादी करना चाहती हूँ। मालती जी बोली, और मैं समाज के लिए मैं ये शादी नहीं होने दे सकती। निकिता अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हुए बोली, माँ। मालती जी बोली, बस। वो इहान की तरफ हाथ जोड़कर बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे रहने के लिए जगह दिया, मेरी बेटी को पढ़ाया और मुझे मेरी बिसरी बेटी से मिलाया। लेकिन मैं उसकी शादी तुमसे नहीं करा सकती हूँ। मुझे माफ करना। उसे भूल जाओ। तुम कोई राजा हो और वह एक नौकरानी की बेटी, यह शादी नहीं हो सकती। भूल जाओ, एक दूसरे को भूल। वो निकिता का हाथ पकड़कर वहां से बाहर की तरफ जाने लगी। ये बात निकिता और इहान दोनों को ही पसंद नहीं आया। इहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उससे फिर उसकी जिंदगी दूर जा रही थी। उसने मुट्ठी बना लिया था। निकिता मुड़ मुड़ कर इहान को देख रही थी। वह अपने माँ का हाथ छोड़कर इहान के पास आना चाह रही थी। वैसे तो मालती जी को भी पता था कि इहान कितना खतरनाक है, लेकिन बात उनकी बेटी की थी तो वह डर को भूलकर ये सब कर रही थी। ऊपर से उन्होंने विश्वास था कि इहान इतने सालों से उन्होंने अपनी माँ की तरह मान रहा है, तो वो उनके साथ कुछ नहीं करेगा। निकिता और मालती जी दरवाजा पार होने ही वाले थे। निकिता ने ही इहान को छोड़कर ना चाहते हुए भी सामने देखा कि तभी उस शांत जगह में उन दोनों के कानों में ही चुटकी बजाने की आवाज पड़ी। दोनों ने पीछे मुड़कर उस तरफ देखा तो इहान ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, ये क्या मिसेस मालती देवी, आप तो बड़ी खुदगर्ज निकली। पहले बेटा फिर दामाद बनना चाहा तो साहेब बन गया। आप ही मुझे अकेले देखकर कहती थी ना कि किसी से शादी कर लूं, वह अगर आपकी बेटी निकली तो हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिखने लगा आपको। इहान गुस्से में टेबल पर रहे फ्लावर पॉट को लेकर जमीन पर फेंककर दांत पीचते हुए बोला, जब बिना काम किए इस घर में रह रहे थे तब याद नहीं आया इस जमीन आसमान का फर्क इस्तेमाल करने के लिए मुझे कोई सीट समझ रखा है। अपनी वाइफ के कहने पर तुम लोगों को घर में लाया था, वह माँ बुलाती थी इसलिए मैंने भी माँ बनना था, लेकिन आज तो सच में मेरी वाइफ ही की माँ है। लेकिन आप ही सोचे, अगर मैं अपने नाना नानी से लेकर उनके परिवार को मार सकता हूं तो आप कौन होती है मेरे लिए। निकिता चिल्लाते हुए बोली, इहान। इहान निकिता की तरफ देखकर बोला, तो क्या करूं। मुझे तो शक होता है कि तुम मुझे प्यार करती हो कि नहीं, लेकिन मैं तो प्यार करता हूं ना तुमसे। इहान ने पिलर पर लगे कांच पर एक मुक्का मार दिया। उसकी आंखों बिल्कुल लाल थी। उसके हाथों से खून निकले लगा। ये देखकर निकिता झट से अपने हाथ को झटक कर मालती जी के हाथ से जुड़ाकर इहान की तरफ भागी। उसके आंखों में आंसू थे। वो इहान के हाथ को देखने लगी। इहान ने अपना हाथ पीछे कर लिया तो ये देखकर निकिता को बहुत बुरा लगा। उसने छलांग लगाकर इहान को गले लगा लिया तो इहान ने भी एक हाथ से उसे पकड़ लिया। निकिता रोते हुए बोली, तुम क्यों मुझ पर शक करते हो। दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। आपने माता पिता से भी ज्यादा, लेकिन मजबूर हूं उन्हें कैसे जरूर किनारे से उठाकर उन्होंने मुझे घर दिया है, नाम दिया है। कैसे चुनूं मैं उन्हें छोड़कर। तुम है पता है, बचपन से माँ मुझे बहुत प्यार करती थी और पापा नफरत। मुझे माँ बहुत पसंद थी, लेकिन दिल को दर्द होता था जब छोटी के पूछने पर वह बताती थी कि मैं उनके लिए लकी हूँ, क्योंकि मेरे आने के बाद से ही उन्हें काम मिलने लगा है। बुरा लगता था जब लोग मुझे तरस की निगाहों से देखते हैं। दर्द होता था जब दोस्त कहते थे, इसकी माँ हमारे घर काम मांगने गई थी। पापा ने तरस खाकर काम दे दिया कि एक किनारे से उठाए लड़की को वह पाल रहे हैं।
पापा मुझे नफरत करते थे क्योंकि लोग उन्होंने मेरे बारे में कहकर जिराते थे कि वह एक नाजायज को पाल रहे हैं, और कहीं यह उनकी या उनके बीवी की ही तो नाजायज नहीं है, और इसी वजह से वो शराब ज्यादा पीने लगे। लेकिन जब सबने उन्हें छोड़ दिया, तब जब मैं उनके पास गई तो वह मुझे अपना बेटी मानने लगे, क्योंकि बुढ़ापे में सहारा तो चाहिए ना। इसीलिए तुमसे यह पूछने की जगह कि तुम मुझे खुश रख पाओगे या नहीं, उन्होंने पूछा तुम अमीर हो या नहीं, तुम क्यों मुझ पर शक करते हो, कसम से मैं सिर्फ तुम्हें अपना मानती हूं और किसी को भी नहीं। निकिता के एक एक बातों में दर्द छुपा था। इहान ने कसकर निकिता को गले लगा लिया। वो सिसक सिसक कर रो रही थी, जैसे इन सभी दर्द को बाहर निकाल रही हो। मालती जी यह सब सुनकर हैरान थी। वो वही जमसी गई थी। सच में उन्होंने कभी दिल से निकिता को अपनी बेटी नहीं माना था। वह निकिता की शादी इहान के साथ इसलिए नहीं होने देना चाहती थी कि कहीं निकिता शादी के बाद अगर उन्हें भूल गई तो, और वैसे भी यहाँ इहान से शादी कर अमीर तो निकिता होगी वो थोड़ी, और अगर निकिता इहान के कंपनी में काम करती है तो फिलहाल उसकी सैलरी लाख से कम नहीं होगी, और मीनू ने अभी से एक अमीर बॉयफ्रेंड रख रखा था। आजकल तो आपने नहीं होते, ये लोग तो निकिता के पराये थे। हेवन पैलेस। इहान और निकिता सोफे पर बैठे हुए थे। निकिता इहान के चोट पर मरहम लगा रही थी। मालती जी वही खड़ी होकर ये सब देख रही थी। कुछ सोचकर मालती जी बोली, जो भी हो हमने तुम्हें पाला है तो यहाँ रहना है तो हमें भी एक घर देना होगा और हमेशा के लिए पैसे देने होंगे। उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ जाऊन, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर निकिता को बहुत दुख हुआ कि उसका अपना कोई परिवार नहीं है। इहान ये सुनकर बोला, ठीक है, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वाइफी का इतना ख्याल रखने के लिए। निकिता बोली, घर की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग मेरे अपार्टमेंट में रहेंगे और मैं अपनी सैलरी इन्हें दूंगा। मालती जी बोली, अरे तुम्हारा पति कुछ देगा तो संपत्ति कम नहीं हो जाएगी उसकी। निकिता उनकी तरफ देखकर बोली, आपने मुझे पाला था ना, तो मैं ही आपको पैसे दूंगी और रहने की जगह भी। अब आप यहां से जा सकते हैं। मालती जी गुस्से में वहां से चली गई और टैक्सी लेकर मीनू के स्कूल पहुंच गई। मीनू अपनी माँ को उसे टैक्सी में आते देखकर गुस्से में उनके पास आकर बोली, क्या माँ घर पर इतने महंगे महंगे का है और आप मुझे लेने इस टैक्सी पर आई हो, मेरे दोस्त क्या समझेंगे। मालती जी मीनू के हाथ को पकड़कर उसे टैक्सी में बैठाकर बोली, तेरी रॉयल लाइफ खत्म समझ। वो निकिता वापस आ गई है। मीनू बोली, क्या, लेकिन वह तो मर चुकी थी। मालती जी बोली, अरे नहीं, वह नाजायज जिंदा है, और सबसे बड़ी बात उसने हमें हेवन पैलेस से बाहर निकाल दिया। मीनू शौक होकर बोली, क्या, कैसे। मालती जी बोली, अरे वो इहान से प्यार करती है, और जब मैंने शादी के लिए मना किया तो उसने हमें छोड़कर उस इहान को चुना और कहा कि हमारे खर्च वो उठाएगी, और हमें उसके अपार्टमेंट में जाने को कहा है जहां तेरे पापा भी है। ये सब सुनकर मीनू बिल्कुल हैरान थी। तभी टैक्सी ड्राइवर बोला, आपको कहाँ जाना है। मालती जी सोचने लगी कि तभी मीनू के फोन पर एक मैसेज आया। उसने ओपन किया तो वहां एक लोकेशन था। अननोन नंबर देखकर वो समझ गई कि यह निकिता का नंबर होगा। उसने ड्राइवर को लोकेशन दिखा दिया और ड्राइवर उस लोकेशन को फॉलो करने लगा। कुछ देर बाद मीनू और मालती जी ने उस अपार्टमेंट का दरवाजा नॉक किया। तभी दरवाजा खुला और सामने तरुण जी खड़े थे। तरुण जी हैरान होकर मालती जी को देख रहे थे। मालती जी उन्हें धक्का देकर अंदर आते हुए बोली, क्या देख रहे हो, हटो यहां से। तरुण जी बोले, तुम दोनों यहाँ निकिता ने भेजा है। मीनू गुस्से में बोली, भेजा क्या है, धक्के मारकर बाहर फेंक दिया है। तरुण जी यह सुनकर हैरान थे। वो बोले, क्या, लेकिन वह तो मुझे भी वहां ले जाने वाली थी। मालती जी गुस्से में बोली, भूल जाऊं कि वो तुमसे मिलने भी आएगी। आपने आशिक के साथ अब राजमहल में रहेंगी वो, और अपनी सैलरी हमें भीख में देगी, और यह छोटा सा अपार्टमेंट भी। मीनू गुस्से में बोली, मुझे तो जलन होती है, किनारे से उठाए लड़की के इतने अच्छे भाग्य कैसे हैं। तरुण जी को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया तो मालती जी ने गुस्से में एक एक कर हर बात उन्हें बताया तो तरुण जी भी गुस्सा हो गए। अरे किनारे से उठाकर उसे पाला पढ़ाया लिखाया और वह आमिर बनने के बाद हमें ही छोड़ रही है। अरे आपने राजमहल का एक कोना भी हमें दे देती, दो क्या हो जाता। मीनू गुस्से में बोली, कोना नहीं, मुझे पूरा राजमहल चाहिए, पूरा राजमहल। गुरूम खुशी से यज्ञ से खड़ा होकर बोला, मिल गया इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता। पास खड़े शिवराज और उस आदमी ने एक दूसरे को देखा, फिर गुरूम को देखकर कहा, क्या मिल गया राजन। गुरूम बोला, शक्तिशाली बनने का दूसरा रास्ता। उस गॉड ऑफ वॉर ने गॉडेस प्रिंसेस को सिर्फ सिंदूर पहनाया है, अग्नि फेरा और मंगलसूत्र नहीं पहनाया है, इसलिए शादी अधूरी है।
वैसे तो हमें उसे कुमारी अवस्था में बलि देना था, लेकिन अब सुहागन रूप में भी बलि दे सकते हैं, लेकिन उसे गुरूम की अर्धाग्नि बननी होगी और उसके बाद बलि चढ़ना होगी। फिर मैं आजाद और पूरे ब्रह्मांड में असुर राज गुरूम का राज होगा, असुरों का राज होगा। और वो जोर जोर से हंसने लगा। शिवराज और उस आदमी के चेहरे पर भी मुस्कान थी। निकिता के आंखों में आंसू थे। उसे अपने माता पिता के साथ बिताए पल याद आ रहे थे, जो देखने में तो खूबसूरत था लेकिन अंदर से सब कुछ एक नाटक था। इहान को निकिता के आंखों में आंसू देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो निकिता के पास बैठ गया तो निकिता ने उसे गले लगाकर कहा, मुझे क्यों मेरा असली माता पिता ने छोड़ दिया? क्यों नंदी में वहा दिया? क्या मैं बदसूरत थी इसलिए? वो रोए जा रही थी। इहान उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा। उनकी कोई मजबूरी होगी कि उन लोगों ने तुम्हें नंदी में वहा दिया। एक औरत रो रही थी। एक आदमी उस औरत को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो औरत रोते हुए बोली, हम कितने बदकिस्मत हैं ना जी। पहले अपनी छोटी बेटी को बचपन में ही खो दिया, फिर अपनी बड़ी बेटी को भी बड़े होने के बाद खो दिया। और संयोग तो देखिए ना, बड़ी बेटी की मौत हुई भी तो किस दिन? जिस दिन छोटी बेटी का जन्मदिन था। मुझे पहले समझ नहीं आता था कि इस दिन में आपने छोटी बेटी के जन्मदिन की खुशी मनाऊं या उसके खो जाने का दुख, और अब अपनी बड़ी बेटी के चले जाने का दुख मनना पड़ता है मुझे। भगवान ने क्यों मुझे मेरी दोनों बेटी छीन ली? बोलिए ना, बोलिए। वो औरत जोर जोर से रोने लगी। उस आदमी के आंखों में भी नमी थी। वो मन में बोली, काश ऐसा हो जाए कि कल हमें हमारी खोई हुई बेटी मिल जाए। जो चला गया वह तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो है वह तो वापस आ जाए। निकिता सुकून से अपने कमरे में सो रही थी। तभी इहान वहां आकर उसे उठाते हुए बोला, जल्दी उठ जाओ, हमें कहीं जाना है। निकिता नींद भरी आवाज में बोली, कहाँ जाना है? इहान धीमी आवाज में बोला, आज आश्वी की डेथ एनिवर्सरी है। निकिता इहान के गोंद में अपना सर रखकर नींद में ही बोली, मेरी डेथ एनिवर्सरी में तुम जाकर क्या करोगे? मैं तो जिंदा हूं। इहान बोला, फिर भी उसी की वजह से तो हम दोनों मिले थे। निकिता नींद में बोली, हम ओके, तुम जाओ, मुझे क्यों ले जाना चाहते हो? इहान बोला, तुम अकेले घर पर क्या करोगी? और वैसे भी वहां आश्वी का पूरा परिवार होगा, क्या तुम है उन्हें नहीं देखा? निकिता ने ये सुनकर अपनी आंखें खोली और सोचने लगी कि कैसे वो परिवार उससे प्यार देता था, जो प्यार कभी उसे शायद उनके बिना महसूस ही नहीं होता। उसने उनके प्यार को ये 5 साल बहुत ज्यादा मिस किया था। वो उठकर खड़ी हुई और बोली, यहाँ बैठे क्यों हो? देर हो रही है हमें। इहान आंखें छोटी कर बोला, अच्छा। निकिता ने हाँ में सर हिला दिया और वहां से भाग गई। गंगा के किनारे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और सभी नजरें नीचे कर खड़े थे। आहान जी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। पंडित जी के कहे अनुसार सब कुछ कर रहे हैं। काशी जी आंखों में आंसू लिए नजरें नीचे कर खड़ी थी। शिवम भी नजरें नीचे कर आंखों में आंसू लिए खड़ा था। चाचा चाची और उनके दोनों बेटी भी यह सब देखकर आंखों में नमी लेकर खड़े थे कि तभी एक बाद एक का आकर वहां रुकी। सभी नजरें नीचे कर ही समझ गए, इहान आया है। इहान भावहीन चेहरे के साथ का से बाहर निकला। उसके साथ निकिता भी बाहर आई। इहान उस तरफ जाने लगा। शिवम को जब एहसास हुआ कि इहान के साथ कोई और भी है, उसने नजरें उस तरफ कर देखा। इहान के साथ किसी लड़की को देखकर वह समझ गया कि वह लड़की कौन है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसका मन कर रहा था वह जाकर उसका कूलर पकड़कर पूछे, क्या उसने सच में उसकी बहन से प्यार किया था या बस दिखावा था। लेकिन वह अपने बहन की बरसी में कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा। निकिता को वहां आना अजीब लग रहा था, लेकिन आश्वी के परिवार को देखकर वह खुश भी थी। उसका मन कर रहा था कि वह जाकर अपनी मां के गले लगे, लेकिन यह नामुमकिन था। इहान और शिवम अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए आहान जी के साथ चले गए। सभी ये देखकर रोने लगे। निकिता खुद को रोक नहीं पाए। काशी जी रो रही थी कि तभी उन्होंने अपने पैरों में किसी की छुबन महसूस हुई। ये स्पर्श ना जाने क्यों उनको जानी पहचानी लगी। वो एक पल में खो गई। एक 5 साल की बच्ची काशी जी के पैर छूकर खड़ी होकर मुस्कान के साथ उनके चेहरे को देखने लगी। काशी जी मुस्कान के साथ बोली, यह क्या था? वो बच्ची अपनी प्यारी आवाज में बोली, आशीर्वाद मम्मा, आज मेरा जन्मदिन है ना इसलिए। तभी काशी जी निकिता की बातें सुनकर वर्तमान में वापस आई। मुझे पता है आप मुझ पर गुस्सा होगी क्योंकि इहान आपका दामाद था और अभी मैं उसकी पत्नी बनने वाली हूँ। लेकिन आप मुझे अपनी बेटी नहीं तो बेटी जैसी समझकर क्या मुझे माफ कर मुझे इहान का होने दे सकते हैं, वो भी दिल से, प्लीज माँ। काशी जी हैरान होकर निकिता को देख रही थी।
वही चाचा चाची और उनकी दोनों बेटी यह सब सुनकर और देखकर हैरान थी। जब इहान और शिवम ने पीछे मुड़कर ये दृश्य देखा, दोनों की आंखें छोटी हो गई। काशी जी ने निकिता को पहले खड़ा किया और कुछ कहना चाहा। निकिता ने आंसू भरी आंखों से काशी जी के आंखों में देखा तो काशी जी को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा बुरा लगा। उन्होंने ध्यान से निकिता के महसूस से चेहरे को देखा, जिसकी भूरी आंखें बिल्कुल आहान जी की तरह और चेहरा उनकी तरह था। उनकी नजर जब निकिता के नाक के बाएं तरफ के उस कट पर गई, अचानक ही उनके चेहरे पर चमक आ गई। वो निकिता के चेहरे सहलाते हुए बोली, एंजल। ये सब सुनकर सभी हैरान थे, और जब ये शब्द आंखें बंद कर सूर्य को नमः कर रहे आहान जी के कानों में पड़ा तो वह झट से आंखें खोलकर मुड़कर पीछे देखते हैं। किसी को समझ नहीं आया था कि काशी जी ने निकिता को गले से क्यों लगा लिया था। उन्हें तो उस पर गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन वह तो आंखों में खुशी के आंसू लिए उसे गले लगाकर खड़ी थी। आहान जी ने जब ये देखा, उनके आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए और वो मुस्कान के साथ बोले, आपने हमारी सुन ली भगवान। वो जल्दी से काशी जी और निकिता की तरफ जाने लगी। इहान और शिवम ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा, फिर गुस्से में दोनों ने मुंह फेर लिया और दोनों भी उस तरफ जाने लगे। चाचा चाची भी यह सब देखकर हैरान थे। साथ में कुछ देर पहले ही वहां पहुंची तियारा भी। अभय की नजर जब तियारा पर गई तो उसने नजरें फेर लिया। निकिता खुद कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। आहान जी भी आकर निकिता को गले लगा लेते हैं। निकिता को एक के बाद एक गले क्यों लगा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। निहार मन में बोला, कमाल है, पहली बार देख रहा हूं कि कोई माँ बाबा अपनी बेटी के सौतन से गले लग रहे हैं। आहान और काशी जी मुस्कान के साथ निकिता को देखते हुए बोले, तुम्हें पता है हम तुम्हारे माता पिता हैं। ये सुनकर सभी शौक थे। निकिता ये सुनकर 2 कदम पीछे चली गई। वो मन में बोली, यह मैं हूं, मेरा कोई पूर्ण जन्म नहीं है, यह मेरा अपना शरीर है, तो ये लोग मुझे अपनी बेटी क्यों कह रहे हैं, क्यों? काशी जी बोली, हमने तुम्हें खो दिया था, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा भी था, लेकिन तुम हमें नहीं मिली। हम हर पल तुम्हारे लिए तड़पते रहे हैं, भगवान से भिख मांगते रहे कि तुम हमें वापस मिल जाओ, लेकिन आज उन्होंने हमें तुमसे मिला दिया। अब हम हमेशा तुमको अपने साथ रखेंगे, हमेशा। ये सब सुनकर इहान और शिवम हैरान थे, लेकिन शिवम समझ चुका था कि यह जरूर उसकी खोई हुई छोटी बहन होगी, जो बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती थी। जब उसकी नज़र निकिता के चेहरे पर गई तो उसके उस कट को देखकर उसे याद आया कि कैसे बचपन में इन्फेक्शन होने के कारण निकिता के एक तरफ का चेहरा फूल गया था और डॉक्टर ने उसे काट दिया था, जिससे उसके नाक पर एक कट रह गया था। और जब वह आपने उस कट को देखकर रोती थी, तब आहान जी कहते थे कि जब वह कहीं खो जाएगी तो वह उन्हें इस निशान से ढूंढ लेंगे, और निकिता ये सुनकर खुश हो जाती थी। आज शायद ये बात सच हो गया था। निकिता फिर 2 कदम पीछे होकर बोली, रुकिए, पहले मुझे ये बताएं कि आपने मुझे क्यों नंदी में फेंक दिया था। काशी जी उसके पास आकर उसके गाल को सहलाते हुए बोली, फेंक नहीं दिया था बेटा, उस दिन तुम्हारा 5वां जन्मदिन था और हम काशी गए थे, उन दिन ही तुम हमसे खो गई थी। आहान जी आगे आकर बोले, तुम्हारा किडनैप हो गया था, सालों सालों तक हमने तुम्हें ढूंढा था, जहां जहां ढूंढने की हमारी काबिलियत थी, लेकिन तुम नहीं मिली तो हमने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। उन दोनों के आंखों में उदासी थी। वो लोग डर भी रहे थे कि कहीं उनकी बेटी नाराज होकर उनसे दूर ना हो जाया। लेकिन निकिता सोच में पड़ गई थी। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह अपने माता पिता के गले लग गई। इहान मन में बोला, कमाल है, मुझे हमेशा यही परिवार मिलता है क्या, ससुराल के रूप में। शिवम मन में बोला, इसे हर बार प्यार करने के लिए मेरी ही बहनें क्यों मिलती है। वो बोला, मॉम डैड यहाँ से चलते हैं। काशी जी और आहान जी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, चल बेटा, घर चलते हैं, आज तेरा जन्मदिन भी तो है। ये सुनकर निकिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इहान बोला, और मेरा क्या। काशी जी और आहान जी ने घूरकर उसे देखा, पर इहान को इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला था। शिवम कॉलर पकड़कर गुस्से में बोला, भूल जा कि इस बार तुझे मैं अपनी बहन दूंगा। इहान को शिवम का कॉलर पकड़ना बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। वो शिवम के हाथ को पकड़कर बोला, साले। पर खुद को कंट्रोल कर वो शिवम के हाथ को मोड़ते हुए बोला, साले साहब, कोई अपने बहनोई के साथ ऐसा बर्ताव करता है क्या। शिवम गुस्से में था, इसलिए अपने दर्द को भी भूलकर इहान को घूर रहा था। इहान ने उसके हाथ को छोड़ दिया था। शिवम बोला, माँ, आप दोनों एंजल को लेकर यहां से जाया, मैं आता हूं। ये सुनकर काशी जी और आहान जी निकिता को लेकर वहां से जाने लगे। निकिता ने एक नजर इहान को देखा, फिर उनके साथ चली गई।
उनके वहां से जाते ही शिवम बोला, क्या बे साले, तुझे क्या प्यार करने के लिए मेरी ही बहनें मिलती है। इहान वहां से जाते हुए बोला, किस्मत खराब है मेरी कि बार बार तुझे साले जगह साले साहब बोलना पड़ता है। यह आनंद परिवार तो कुंडली मारकर मेरे लव लाइफ विलन बना बैठा है। शिवम चिल्लाते हुए बोला, तेरी वजह से मैंने अपनी दूसरी बहन को खो दिया था। इहान शांत आवाज में बोला, तो इस बार मेरी वजह से ही खोए हुए बहन से मिल गया ना। शिवम बोला, एक नंबर का प्लेबॉय है तू। इहान बोला, जो समझता है समझता रहे, लेकिन याद रख तेरी बहन मेरी है। और जाकर काम में बैठकर हवा की तरह गायब हो गया। शिवम ने गुस्से में मुट्ठी बनाया तो उसका हाथ बहुत ज्यादा दर्द करने लगा और वो कढ़ा उठा। आह! यासर शिवम के हाथ को देख रहा था। वो बोला, तेरे हाथों में तो फ्रैक्चर हो गया है। शिवम बोला, क्या? उस इहान की तो। यासर बोला, और देना अपनी बहन उसे। शिवम ने घूरकर उसे देखा तो वो बोला, अरे हाँ बहन से याद आया, सुना तेरी छोटी बहन मिल चुकी है। शिवम मुस्कान के साथ बोला, हाँ मॉम डैड बहुत खुश हैं और आज उसकी बर्थडे पार्टी भी रखी है। एंजल भी बहुत खुश है, वो बोल रही थी कि वो पहली बार अपना बर्थडे मनाने वाली है। यासर बोला, तो मेरा इनविटेशन। शिवम मुस्कान के साथ बोला, तुझे इनविटेशन की क्या जरूरत। यासर बोला, फिर भी। शिवम मुस्कान के साथ बोला, ठीक है। निकिता खुशी से बोली, आप सब केक लाओगे ना मेरे बर्थडे पर। काशी जी मुस्कान के साथ बोली, जरूर। निकिता खुशी के साथ बोली, चॉकलेट केक लाना प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आहान जी मुस्कान के साथ बोले, ओके। निकिता बोली, वाव कितना अच्छा लगेगा जब मेरे केक में लिखा होगा हैप्पी बर्थडे निकिता। काशी जी और आहान जी हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं, फिर निकिता को। काशी जी निकिता के बालों को सहलाते हुए बोली, बेटा आपका असली नाम लिखा होगा। निकिता बोली, यही तो मेरा असली नाम है। काशी जी उससे समझाते हुए बोला, नहीं बेटा, तुम्हारा असली नाम तो एनवी आनंद है। निकिता बोली, एनवी आनंद। आहान जी बोले, हाँ ये तुम्हारा असली पहचान है। कुछ देर सोचने के बाद निकिता मुस्कान के साथ बोली, एनवी आनंद बहुत ही अच्छा नाम है। इहान सोफे पर बैठा हुआ था और निहार उसे ऐसे देखकर हंसते हुए बोला, लव के नाम पर तेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है। ये भी भाग गई तुझे छोड़कर, यकीन नहीं होता। वह पेट पकड़कर हंसने लगा। इहान अपनी गहरी आंखों से उसे घूर रहा था। ये देखकर निहार सीधा खड़ा हो गया। तभी इहान का फोन बजने ने लगा। उसे लगा निकिता का, लेकिन दूसरे का कॉल देखकर उसने उस फोन को ऐसे घूरा जैसे वो उसका कोई बड़ा दुश्मन हो। 4-5 बार कॉल बजने के बाद भी इहान ने कॉल नहीं उठाया। निकिता को एक सुंदर सा कमरा दिया गया था। वो खुद से बोली, यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ अपना ना लग रहा है। मुझे अपने मन की खुशी किसी को बताना चाहिए। उसने फोन उठाया और इहान को कल लगा दिया। इहान आंखें बंद कर सोफे पर सर टिकाकर बैठा हुआ था। निहार ये देखकर गुस्से में बोला, फोन उठाना नहीं है तो साइलेंट पर रखो ना, कितनी बार बज रहा है ये। इहान ने कोई रिएक्ट नहीं किया तो निहार ने कॉल उठाकर कर गुस्से में कहा, क्या है, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो। ये सुनकर निकिता की आंखों छोटी हो गई और वह एटीट्यूड से बोली, आखिर हो कौन तुम जो मुझे ऐसे बात कर रहे हो। निहार ने जब किसी लड़की का आवाज सुना वो फोन को इहान के ऊपर फेंक कर बोली, लेडी बॉस है। वो वहां से भाग गया। इहान ने आंखों खोला और फोन को कानों में लगाया। दूसरी तरह से निकिता अभी भी कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। तुम मुझे सुना रहे थे, तुम्हें पता है आरके भी मुझे डरता है। इहान धीमी आवाज में बोला, अच्छा। जब निकिता ने इहान की आवाज सुनी उसने फोन को काट दिया और अपने हाथों से चेहरे को छुपाते हुए बोला, ये क्या हो गया। इहान ने जब ये देखा कि उसने कॉल काट दिया है वह आंखें छोटी कर फोन को भूनने लगा। तभी अभय वहां आकर बोला, बॉस शिवराज रेड्डी के लोग गैरकानूनी सीजे कंट्री से बाहर ले जा रहे हैं। इहान के आंखों एक अलग सा भाव था। तभी उसके फोन में एक मैसेज आया। उसने ओपन किया तो वहां लिखा हुआ था, तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में आना होगा। ये पढ़कर इहान की आंखें छोटी हो गई। निकिता बिस्तर पर पेट के बल लेटे लेटे इहान के मैसेज का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे से काशी जी एक पार्टी गाउन लेकर अंदर आई और बोली, बेटा तैयार हो जाओ, गेस्ट्स आने लगे हैं। निकिता बोली, ओके मॉम। इहान कुछ सेकंड तक उस मैसेज को देखता है फिर बोला, गाड़ी निकालो। आज आनंद मैंशन में खुशियों की बारिश हो रही थी। काशी जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। आहान जी खुश होकर अपने दोस्तों से मिल रहे थे। शिवम भी आज खुश था। तभी चीड़ी से मरून कलर की ड्रेस पहनकर एक लड़की धीरे धीरे नीचे आने लगी।
वैसे तो निकिता हमेशा नॉर्मल लगती थी, लेकिन इस ड्रेस में वो किसी आसमान से उतर रही परी की तरह लग रही थी। सभी ये देखकर भी हैरान थे कि वो लड़की बिना मेकअप के भी इतनी खूबसूरत लग रही थी। मेकअप के नाम पर उसने हल्का लिपस्टिक लगाया था और कुछ नहीं। सभी आश्वी को जानते थे, ये भी जानते थे कि वह कितनी खूबसूरत थी, लेकिन उन्होंने ये बताया गया था कि अन्वी आनंद उतनी खूबसूरत नहीं है। लेकिन उसे देखकर तो लोगों का मुंह ही बन गया था। जो लड़की बिना मेकअप के भी इतनी खूबसूरत लग सकती है, मेकअप के बाद तो वो और ज्यादा खूबसूरत लगेगी। निकिता नीचे आकर सिर्फ दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे अपने इहान के आने का इंतजार था, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंचा था। पार्टी शुरू हो गई थी, सभी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन निकिता सिर्फ इहान का इंतजार कर रही थी। इहान धूल उड़ाते हुए शिवराज रेड्डी के ट्रक्स के सामने अपना कार रोक देता है। इहान के आंखों में एक अलग सा आग था, जो शायद इन राक्षसों को खत्म करने के लिए जल रहा था। उसे पता था कि इस बार उन लोगों की वजह से ही निकिता को इतना दर्द सहना पड़ा था। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। ये सब सोचकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो कार से बाहर निकला। जब सामने से आ रहे ट्रक ने इहान को सामने देखा तो आपने आप ही ट्रक रोककर थूक निगलने लगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि शिवराज रेड्डी को रोकने की हिम्मत सिर्फ यमराज में है और किसी में नहीं। वो पसीने से भीग चुका था। पहले ट्रक के रुक जाने की वजह से सारे ट्रक को भी रुकना पड़ा। ब्रेक मारते ही तीसरे ट्रक पर सो रहा आदमी गुस्से में बोला, क्या हुआ बे? ट्रक ड्राइवर बोला, पता नहीं। उसने पहले ट्रक के ड्राइवर को कॉल कर कहा, ट्रक क्यों रोका? वो आदमी जो पसीने से भीग चुका था वो थूक निगलकर बोला, हम आगे नहीं जा सकते। वो ट्रक ड्राइवर बोला, लेकिन क्यों? पहला ट्रक ड्राइवर थोड़ा गुस्से में बोला, वो हमारे खड़ा है, नहीं जा सकते। वो आदमी जो सो रहा था वो गुस्से में बोला, जो भी हो उड़ा दो उसे। पहला ट्रक ड्राइवर थूक निगलकर बोला, ना, नहीं कर सकता। वो आदमी गुस्से में बोला, लेकिन क्यों? पहला ट्रक ड्राइवर चिल्लाते हुए बोला, क्योंकि सामने यमराज खड़ा है। पहला ड्राइवर ट्रक छोड़कर वहां से भाग गया। वो आदमी अब तक कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जब उस ड्राइवर ने ये सुना वो कांपने लगा। उसे एक देखकर वो आदमी बोला, क्या हुआ है, तुम है? आखिर यह है कौन? वो आदमी जल्दी से दरवाजा खोलकर भागते हुए बोला, मुझे मरना नहीं है। ये देखकर उस आदमी किसी को कॉल कर कहा, कोई सामने खड़ा है। सब उसे यमराज कहकर यहां से भाग रहे हैं। आखिर यह है कौन? दूसरी तरह से कठोर आवाज आई, तुम मरने वाले हो। वो आदमी बोला, क्या? तभी एक एक कर सभी ट्रक ब्लास्ट होने लगे और वो जगह आग से भर गया। सभी ट्रक्स आग के लिफ्ट में गिरा पड़ा था। इहान वहां खड़ा था, उसके चेहरे पर हैवानियत थी। तभी बहुत सारे ब्लैक कलर की कार आग को पार कर इहान के सामने कार रोक देता है। तभी कुछ कार आकर इहान के पीछे खड़े हो जाते हैं, जहां से निहार और अभय बाहर निकलते हैं। सामने के कार के कबीले से आदिश का वो हमशक्ल बाहर निकलता है। आदिश का हमशक्ल मुस्कान के साथ बोला, नाइस टू मीट यू माई सेल्फ अलंक। निहार मन में बोला, वहां क्या नाम है? इहान कोल्ड वॉइस में बोला, लेट द वॉर बिगिन। ये सुनकर अलंक मुस्कुराने लगा और फायरिंग शुरू हो गई। वैसे तो एनवी निकिता बहुत ज्यादा खुश थी कि उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ इहान को ढूंढ रही थी, लेकिन वो वहां नहीं आया था। पार्टी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। अब एनवी के आंखों में आंसू आने लगे थे। शिवम, काशी और आहान जी से ये सब छुपा नहीं था, ये भी कि वह किसका इंतजार कर रही है। वह तो चाहते ही थे कि एनवी इहान से दूर रहे, लेकिन उसके आंखों में आंसू भी तो उन्हें बर्दाश्त नहीं थे। उन लोगों को इहान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से अन्वी के आंखों में आंसू थे। सभी गेस्ट्स वहां से चले गए थे। काशी जी अन्वी को सोफे पर बैठकर कर खुद उसके पास बैठकर बोले, क्या हुआ बेटा? अन्वी आंखों में आंसू लिए बोली, आज मेरा जन्मदिन है और वो मिस्टर मैफिया मेरे बर्थडे पार्टी में भी नहीं आया और ना मुझे बर्थडे विश। क्या? वो बहुत ज्यादा गंदा है। आहान जी बोले, इसलिए तो कहता हूं उसे भूल जा बेटा। अन्वी आंखों में आंसू लिए बोली, कैसे पापा, वो मेरे सब कुछ है। मैं यहाँ शहर आई सिर्फ उसके लिए। उसके कंपनी में काम किया सिर्फ उसके लिए। ऐसे कैसे छोड़ दूँ उसे? काशी जी अन्वी के बालों को सहलाते हुए बोले, बेटा वो तेरे जीजू है। अन्वी बोली, माँ, मैंने अपनी दीदी को कभी नहीं देखा। मुझे पता भी नहीं था कि वह मेरी दीदी है। प्लीज मुझे यह मत कहिए ना कि मैं उससे दूर रहूं। मेरे लिए वो कुछ भी कर सकता है और मैं भी उसके लिए। अन्वी के आंखों से आंसू जमीन पर गिर गए और उसने दिल पर पत्थर रखकर कहा, आप सभी को छोड़ सकती हूँ। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो गए। अन्वी वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई।
अन्वी आपने रूम तक पहुंची ही होगी कि तभी उसकी एक चीख गूंज उठी, आह। ये सुनकर तीनों उस तरफ भागे। इहान अलंग के ऊपर पैर रखकर खड़ा था। अलंग जमीन पर गिरा इहान के पैरों के नीचे था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। इहान के जगह जगह से खून निकल रखा था। इहान अलंग के ऊपर गन पॉइंट कर बोला, बता शिवराज रेड्डी कहाँ है? चारों तरफ लोग मरे पड़े थे। निहार और अभय भी कमजोरी के वजह से बेहोश थे, और अभी सिर्फ इहान और अलंग के बीच जंग चल रहा था। अलंग हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता भी है मैं तुम्हें इस बारे में बता दूंगा? इहान तेरी मुस्कान के साथ बोला, तो फिर ठीक है मरो। अलंग हंसते हुए बोला, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। देखो ना, हम दोनों के बीच इतना बड़ा युद्ध हुआ और तुम्हारे शरीर पर इतने घाव हैं, लेकिन मेरे शरीर पर देखो कोई घाव नहीं है। तुम्हारा दिया हुआ घाव कब का भर गया? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि कोई दिव्य अस्त्र के बिना तुम मुझे नहीं मार सकते? इहान ईवल स्माइल के साथ बोला, ऐसा क्या? फिर ठीक है। ये सुनकर अलंग हैरान हो गया। वो मन में बोला, क्या इसे दिव्यांग अस्त्र का आवाहन करना आता है? लेकिन इसे तो पिछले जन्म के बारे में कुछ याद नहीं। इहान ने अपने हाथों में रखा गन जमीन पर फेंका और आंखें बंद कर अपनी हाथों को आगे किया। उसे ऐसे देखकर अलंग हैरान था। उसने देखा कि इहान के गर्दन के पास का वो ड्रैगन टैटू चमक रहा है। वो किसी खून की तरह लाल हो चुका था, और यह सब देखकर अलंग घबरा गया। वो मन में बोला, दिव्यांग अस्त्र। उसने इधर उधर देखा तो उसे उसके हाथ वो गन लगा। उसने उस गुण को लिया और इहान पर पॉइंट कर सारी गोली मार दी। फिर अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो इहान के बॉडी में कोई गोली लगा ही नहीं थी। सारी गोली तो इहान पर लगकर नीचे गिर गई थी, जैसे किसी स्टील पर गोली चलाया हो। ये देखकर अलंग घबरा गया और थूक निगलने लगा। तभी इहान ने अपनी आंखें खोली और उसके हाथों में जो दिव्य तलवार प्रकट हुआ था उसे अलंग के पेट में घुसा दिया। अलंग ने उस जगह को पकड़ लिया और दर्द से कड़हाते हुए बोला, तुमने दिव्यांग अस्त्र के बारे में कैसे पता है? क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? इहान अपने पैर को उससे हटाकर पॉकेट में हाथ भराकर बोला, बहुत दृढ़ता से। अलंग बोला, लेकिन कैसे? इहान बोला, जिस दिन ये टैटू मेरे शरीर में आया था उसी दिन से मुझे पता था कि मैं कौन हूं। अलंग शौक था, फिर वो तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन अब तक तो तुम्हारी प्रेमिका शिवराज के पास होगी। इहान अलंग के शरीर से तलवार को निकालकर उस चोट पर अपना पैर रखकर दबाते हुए चुप कर तेरी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें क्या लगता है ये प्लान सिर्फ तुम्हारा गुरुम ही कर सकता है? अलंग के मुंह से खून निकलने लगा और वह खांसते हुए बोला, तुम्हें गुरुम के बारे में भी पता है? इहान तिरछी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, और आज वो भी मिट जाएगा। अलंग बोला, गुरुम को मिटाना नामुमकिन है। इहान फिर उस तलवार को अलंग पर घुसाकर बोला, देखते हैं। अलंग मर चुका था। इहान वहां से आकर कार में बैठ गया और कार ड्राइव कर वहां से चला गया। उसके होठों पर तिरछी मुस्कान थी। वो खुद से बोला, सोना, तुम मुझे गुस्सा होगी ना, लेकिन कसम से आज मैं तुम्हें सबसे अच्छा गिफ्ट दूंगा, देख लेना। आनंद परिवार ने पूरे घर में अन्वी को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। वो सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। आखिर ऐसे वह कहीं गायब तो नहीं हो सकती। वो सभी परेशान होकर उसे ढूंढते हैं, फिर पुलिस के पास चले गए। आहान जी गुस्से में बोले, आप ऐसा कैसे कह सकते? पुलिस वाला बोला, देखिए 24 घंटे हुए बिना हम मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख सकते, और क्या पता वो आपने आशिक के साथ भाग गई हो। काशी जी आंखों में आंसू लिए गुस्से में बोले, इंस्पेक्टर आपका काम है हमारी मदद करना, मेरी बेटी के चरित्र पर दाग मत लगाइए। वो पुलिस वाला बोला, देखिए जो अभी समाज में चल रहा है मैं बस वो बता रहा हूँ, और प्लीज यहाँ तमाशा मत करे। ये सब देखकर शिवम को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो करता भी क्या। अभय और निहार अभी भी वही बेहोश पड़े थे। तभी निहार को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। उसने अपना सर पकड़कर उठने की कोशिश की। उसने आसपास देखा तो उनके चारों तरफ लाश ही लाश थे। उसने कार की तरफ देखा तो वहां इहान की कार नहीं थी। वो मुंह बनाकर बोला, साला हमें इन लाशों के बीच छोड़कर चला गया, बड़ा ही खुदगर्ज और घटिया इंसान है। तभी उसकी नजर उसके फोन पर गई। उसने वहां पर लिखा मैसेज पढ़ा और कहा, इसकी तो सच में एक नंबर का खुदगर्ज इंसान है। वो खड़ा हुआ और अभय को किक करते हुए उठाने लगा। उठ उठ जा, उठ जा। अभय घूमते हुए बोला, क्या हुआ? उसने एक लाश के ऊपर हाथ रखा और नींद में ही कहा, यह अजीब सा गंध क्यों आ रहा है तुझे? अभय को एक लाश को गले लगाए देखकर निहार बोला, अरे आंखें खोलकर तो देख, तेरा बाप है वह। अभय ने नींद भरी आवाज में ही कहा, मेरा बाप तो कब का टपक चुका।
और यह कहकर आंखें खोला सामने एक मरे हुए आदमी को देखकर वो चिल्लाते हुए खड़ा हो गया। ये देखकर निहार जोर जोर से हंसने लगा। क्या बे इंस्पेक्टर, कुछ ज्यादा ही गर्म चढ़ी है क्या तुझे? एक लड़का पुलिस स्टेशन के अंदर आते हुए बोला। इंस्पेक्टर और आनंद परिवार ने भी उस तरफ देखा तो दो लड़के अंदर आ रहे थे। एक के चेहरे पर मजाकिया मुस्कान थी। उन दोनों को देखकर इंस्पेक्टर थोड़ा डर गया। वह बोला, मतलब? आनंद परिवार का मुंह बन गया था कि निहार और अभय वहां आए हैं। निहार मुस्कान के साथ बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि आरके के ससुराल के लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा। ससुराल शब्द सुनकर आनंद परिवार ने घूर एक निहार को देखा। वही इंस्पेक्टर ये सुनकर कांपने लगा। उसे पसीने आने लगे। वो आपने पसीने पोंछने लगा। निहार ने जब आनंद परिवार को उसे ऐसे घूरते पाया वो बोला, ऐसे एटीट्यूड दिखाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? आपकी बेटी जिसके पास है उसे सिर्फ इहान ही बचा सकता है। इंस्पेक्टर घबराते हुए बोला, आप सब बताइए क्या कंप्लेन था? ये सुनकर आनंद परिवार खुश हो गया कि पुलिस रिपोर्ट लिखने के लिए मान गए। तभी अभय बोला, अबे चिरकुट, तुझे लगता भी है कि आरके को तेरे जैसे कमजोरों की जरूरत है? वो अकेला ही करोड़ों पर भारी है। और आप सब प्लीज ये सब टाइम पास मत करे, घर चले, भाभी घर आ जाएगी। शिवम गुस्से में बोला, तुम उसे भाभी क्यों बोल रहे हो? और वैसे भी मुझे पता है मेरी बहन इस मुसीबत में भी तुम्हारे उस आरके की बचाह से ही परी होगी। पहले मेरी उस बहन को मार डाला। अब निहार आंखें छोटी कर बोला, ओ भाभी इस प्रॉब्लम में परी है क्योंकि उस विलन को उनसे शादी करनी है। और रही बात हमारा उनको भाभी बुलाने का, चिंता मत कीजिए, आप लोगों को आज आपका दामाद मिल ही जाएगा। अभय मुस्कान के साथ बोला, आप चाहें तो अपनी बेटी की शादी देखने जा सकते हैं। ये सुनकर आनंद परिवार शौक में चला गया। इहान आपने उस दिव्य तलवार से एक एक आदमी को मार रहा था। वो पूरा जंगल जब से शुरू हुआ था तब से लोगों से लेकर जानवर तक इहान के ऊपर हमला कर रहे थे। वो सभी गुरूम के वश में थे। इहान सभी को बेरहमी से मौत दे रहा था। उसके आंखों में आग था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। वो सिर्फ आगे चले जा रहा था, सभी के लाशों को पार करते हुए। जंगल के बीचों बीच मंडप सजा था। वहां बैठा पंडित मंत्र पढ़ रहा था और पास ही खड़ा शिवराज गुरूम को अन्वी के साथ फेरे लेते देख रहा था। गुरूम बेहोश अन्वी को अपने गोंद में लेकर फेरे ले रहा था। यह उसका दूसरा फेरा था। जैसे जैसे शादी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे की मुस्कान गहरी होती जा रही थी। तभी बदल गरजने लगे जैसे तूफान आ रहा हो। जोर जोर से हवा बहने लगी। अग्निकुंड की आग फरफरा रही थी। ये देखकर गुरूम गुस्से में बोला, पंडित जल्दी आग संभाल। पंडित जी डरते गए। वो जल्दी से अग्निकुंड में घी डाल देते हैं। गुरूम और अन्वी का तीसरा फेरा भी पूरा होने ही वाला था कि तभी एक आदमी उड़ते हुए आकर गुरूम के पैरों में गिरा। शिवराज से उस तरफ देखा और गुरु से इहान को मारने चला गया। इहान को वहां देखकर गुरूम की आंखें लाल हो गई। वो गुस्से में बोला, पंडित जल्दी शादी खत्म कर। शिवराज अपने हाथों में उसका आवाहन क्या हुआ तलवार लेता है और इहान पर टूट पड़ता है। इहान भी अपने दिव्य तलवार से उसके साथ युद्ध करने लगता है। लेकिन गॉड ऑफ वॉर के सामने वो शिवराज कब तक टिक पाता। इहान उसके सीने में अपना तलवार घुसा देता है और शिवराज वही जमीन पर गिर जाता है। गुरूम चौथा फेरा पूरा करता उससे पहले ही इहान उसके सामने आकर उसके पैरों में तलवार से काट देता है। वह अपने घुटनों के बल बैठ गया लेकिन उसने अभी भी अन्वी को अपने गोंद में संभाला हुआ था। इहान ने एक झटके में अपनी माशुका को अपने करीब कर लिया और मंडप नीचे आ गया और वहां के एक पेड़ के नीचे बैठा देता है। जब उसकी नजर लाल जोड़े पहनी अन्वी पर गई, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो उस लाल जोड़े में शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। उसका चेहरा जो चांद की रोशनी में और भी चमक रहा था। इहान एक टक सिर्फ उसे देखे जा रहा था कि तभी गुरूम हवा में उड़ते हुए आकर इहान के पीठ पर अपने तलवार से वार करता है, जिससे इहान के पीठ से खून निकले लगा। इहान का चेहरा वापस से भावहीन हो गया और वह गुरूम की तरफ देखकर बोला, आखिर कब तू ऐसे मर मर कर जिता रहेगा? चल आज मैं तुझे मौत दे ही दूं। गुरूम उड़ते हुए 4 कदम पीछे चला गया और बोला, गॉड ऑफ वॉर, उस बार तो तुमने मुझे हरा दिया था लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे बचाव से मुझे रोशनी से भगना पड़ा। मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा, फिर गॉडेस प्रिंसेस से शादी कर उसे बलि देकर पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। ये कहते हुए हंसने लगा। इहान तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मां कसम, क्या सपना देखता है तू? पर हकीकत में तुम्हें दिखता हूं। इहान वहां में उड़ गया कि तभी उसके चारों तरफ एक रोशनी तैरने लगी। गुरूम ने आंखें बंद कर लिया।
तभी एक तेज रोशनी से वह रात भी सुबह सा लगने लगा कि तभी वो रोशनी कहीं गायब सी हो गई। गुरूम ने आंखें खोलकर देखा तो इहान हवा में उड़ रहा था। उसने सफेद धोती पहना हुआ था, उसके गर्दन का वो टैटू लाल खून की तरह चमक रहा था। इहान ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में तेज था, जो किसी को भस्म करने तक की शक्ति रखता था। उसके एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ तक दुपट्टा था जो आसमानी रंग का था। उस पोशाक में वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वो तिरछी मुस्कान के साथ बोला, बहुत हो गई ये दिव्य देवता दानव वाला खेल। मुझे अपनी वाइफी के साथ एक हैप्पी रोमांटिक लाइफ गुजारनी है, इसलिए तुम सबका चैप्टर में आज खत्म करके रहूंगा। तेज रोशनी के पड़ते ही वो पंडित बेहोश हो गया था। गुरूम भी अपने राक्षस अवतार में आया और दोनों के बीच बहुत ही भयानक युद्ध होने लगा। वह दोनों ही एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। दोनों में से कोई कम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे गुरूम कमजोर पड़ने लगा था। ये समझते ही इहान ने गुरूम के गले में तलवार रख दिया। उसका तलवार तेज रोशनी के साथ चमकने लगा। गुरूम के हाथों से तलवार गिर चुका था। गुरूम ये देखकर हंसते हुए बोला, गॉड ऑफ वॉर, तुम कभी डेविल गॉड को खत्म नहीं कर सकते। ये डेविल पावर जल्दी किसी के अंदर पैदा होगा और फिर एक डेविल गॉड का पैदा होगा। किस किस को खत्म करोगे तुम, और अगर वो तुम्हारा कोई अपना हुआ तो क्या उसे भी खत्म कर दोगे? ये कहकर जोर जोर से हंसने लगा। इहान ने अपने तलवार से गुरूम का सर काट दिया और उसका शरीर धम आवाज करते हुए जमीन पर गिर पड़ा, जिसकी आवाज सुनकर वो पंडित को और अनवी को होश आने लगा। इहान ने जल्दी से अपने तलवार को गायब कर लिया और अनवी के पास चला गया। अनवी को होश आने लगी। उसने अपना सर पकड़कर उठने की कोशिश करते हुए अपने कमजोर आवाज में कहा, मैं कहाँ हूँ? इहान उसके पास जाकर बोला, आर यू ओके? अनवी ने जब ध्यान से इहान को देखा, उसे धोती पहने देखकर वो बोली, तुमने धोती क्यों पहना हुआ है? इहान ने खुद को देखा, फिर अनवी की तरफ देखकर कहा, क्योंकि हम शादी कर रहे हैं। अनवी हैरान होकर बोली, क्या? इहान बोला, हाँ, खुद को तो देखो। अनवी ने जब खुद को दुल्हन के जोड़े में देखा, वह हैरान रह गई। इहान हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो शादी कर ले। अनवी ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कान के साथ इहान को देखा। इहान अनवी को गोंद में लेकर मंडप की तरफ बढ़ा। पंडित जी भी ये देखकर और सुनकर मुस्कान के साथ मंत्र पढ़ने लगे। इहान अनवी को गोंद में लेते हुए ही फेरे पूरे करने लगा। अनवी एक तक इहान के चेहरे को देख रही थी। इहान ने भी अनवी की तरफ देखा और फेरे पूरे करने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। पंडित जी बोले, फेरे संपन्न हुई। अब वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाई, फिर उनकी मांग भरे। इहान ने अनवी को नीचे उतार दिया। जब पंडित जी ने वहां रखे मंगलसूत्र की तरफ इशारा किया तो इहान बोला, रुको। ये सुनकर अनवी और पंडित जी हैरान हो गए। इहान अपने हाथ को पीछे करता है, फिर मुट्ठी बनाकर मन में ही कुछ मंत्र कहता है। मंत्र कहते ही उसके पीछे रखे हाथ में एक मंगलसूत्र आ जाता है। अनवी हैरान होकर इहान को देख रही कि तभी इहान वो मंगलसूत्र सामने कर देता है। उस मंगलसूत्र को देखकर अनवी आंखें छोटी कर बोली, तुम क्या मंगलसूत्र पॉकेट में रखकर घूमते हो? इहान बोला, ऐसा कुछ नहीं है। उसने वो मंगलसूत्र अनवी के गले में पहना देता है। यह मंगलसूत्र गॉड ऑफ वॉर ने गॉडेस प्रिंसेस को पहनाया था। यह मंगलसूत्र दिव्य था, दिखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था, पर उस मंगलसूत्र को देखकर कोई पहचान नहीं पता कि एक मंगलसूत्र है। इहान ने अनवी के मांग में सिंदूर भरा। पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई। ये सुनकर अनवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने इहान की तरफ देखा। इहान ने उसके फोरहेड पर किस कर बोला, हैप्पी बर्थडे सोना, लव यू सो मच। ये सुनकर अनवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक कार आकर वहां रुकी। आनंद परिवार परेशान होकर वहां से बाहर निकले। अभय और निहार भी बाहर आए। आनंद परिवार सामने शादी का मंडप देखकर हैरान हो गए। जब उसकी नजर अनवी के मांग के लाल रंग पर गई, उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। निहार और अभय ये देखकर मुस्कान के साथ बोले, कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉस और भाभी। ये सुनकर इहान और अनवी ने सामने देखा। जब अनवी की नजर अपने परिवार पर गई तो वह थोड़ा सहम गई। शश्वत खुशी से मुस्कान के साथ बोला, अब कोई परेशानी नहीं है, गुरूम तो खत्म हो चुका है। दादा गुरु एक गहरी सांस लेकर मन में बोला, समय बताएगा कि अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। इहान ने जब आनंद परिवार को सामने देखा, उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। वह खड़ा हुआ और अनवी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अनवी ने एक नजर अपने परिवार की तरफ देखा, फिर एक नजर इहान के हाथ की तरफ, फिर गहरी सांस लेकर इहान के हाथ को पकड़कर वह खड़ी हो गई। दोनों काशी जी के पास गए और दोनों ने उनके पैर छू लिए।
काशी जी ने दोनों के सर पर हाथ रखकर कहा, बस बस। वो दोनों खड़े हो गए तो काशी जी ने अनवी को गले लगा लिया, उनके आंखों में आंसू थे। अनवी और रेहान ने आहान जी का पैर छुआ तो वह अपने कठोर आवाज में बोले, खुश रहो। शिवम ने दोनों को देखकर मुंह फेर लिया था। ओवरऑल कोई इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन इससे शायद ही रेहान और अनवी को कुछ फर्क पड़ रहा था, क्योंकि दोनों के लिए वो दोनों ही एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। रेहान और अनवी वहां से जाने लगे तो आहान जी कठोर आवाज में बोले, कहाँ जा रही हो? मैंने आशीर्वाद दी है, इसका मतलब यह नहीं मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। मैं इतना कठोर भी नहीं कि अपनी बेटी को अपने आशीर्वाद से वंचित करूं। मैं चाहता हूं तुम हमारे साथ रहो। रेहान आपने कोल्ड वॉइस में बोला, ससुर जी यह मेरी वाइफी है, यह मेरे साथ ही चलेगी। काशी जी भी थोड़ा गुस्से में बोली, अनवी तुमने सुना नहीं, तुम्हारे पापा ने क्या कहा? रेहान की आंखें छोटी हो गई, वो बोला, आप होते कौन है मुझे उससे दूर करने वाले? उसके माता पिता जो कल मिले हैं। ये सुनकर आनंद परिवार को गुस्सा आ गया। शिवम बोला, और तुम कौन हो उसे हमसे दूर करने वाले? रेहान थोड़ा गुस्से में दांत पींचते हुए बोला, मैंने उसे तुम लोगों से दूर नहीं किया, और अनवी वाइफ है मेरी, वो मेरे साथ जाएगी। अनवी यह सब सुनकर चिढ़ गई थी, लेकिन ये सब वो एंजॉय भी कर रही थी। आहान जी गुस्से में बोले, अनवी हमारे साथ चली। ये कहकर अनवी का हाथ पकड़ लिया। रेहान ने एक झटके में अनवी को अपने करीब कर उसे कमर से पकड़कर कहा, ससुर जी यह तमाशा करना बंद करे। आज मेरी फर्स्ट नाइट है, मैं यहाँ आपके साथ झगड़ा कर टाइम पास नहीं करना चाहता। आपको नाता नाते नहीं चाहिए होगा, पर मुझे तो आपने बच्चे चाहिए ना। उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर आनंद परिवार शॉक हो गया। वही अनवी आंखें बड़ी बड़ी कर आपने मिस्टर हस्बैंड को देखने लगी। रेहान अनवी को वहां से आपने का की तरफ ले जाते हुए बोला, चली सोना। निहार और अभय भी मुंह खोलकर रेहान को जाते हुए देख रहे थे। निहार बोला, आपने ससुर के सामने ऐसे बात कौन करता है? आहान जी गुस्से में वहां से का की तरफ जाते हुए बोला, बेशर्म कहीं का। रेहान अनवी और आशवी का में थे। अनवी आंखें छोटी कर रेहान को देख रही थी। रेहान कार ड्राइवर करते हुए बोला, ऐसे क्या देख रहे हो सोना? अनवी बोली, देख नहीं सोच रही हूं। रेहान बोला, क्या? अनवी बोली, यही कि तुम कितने बेशर्म हो। रेहान तेरी मुस्कान के साथ बोला, ऐसा क्या? फिर अनवी की तरफ देखकर बोला, अभी तुमने मेरी बेशर्मी देखी ही कहा है। उसकी नजर अनवी के सीने पर थी। यह एहसास होते ही अनवी ने अपना दुपट्टा ठीक लिया और मुंह बनाकर खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, बेशर्म। रेहान के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और वो कार ड्राइवर करने लगा। हेवन पैलेस। अनवी और रेहान पैलेस आ गए। रूम में आते ही रेहान को एक कॉल आ गया तो वह बालकनी की तरफ चला गया। अनवी पहले शीशे में खुद को देखती है। वो उस लहंगे में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शायद आज पहले बार वह भी खुद को खूबसूरत महसूस कर पा रही थी। तभी रेहान बालकनी से अंदर आया। उसने जब अनवी को खुद के ऐसे शीशे में देखकर मुस्कुराते देखा तो उस तिरछी मुस्कान के साथ अनवी की तरफ बढ़ने लगा। अनवी ने जब शीशे में रेहान को अपनी तरफ आते देखा, वो तुरंत मुड़कर खड़ी हो गई। रेहान उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर बोला, ये क्या सोना, मुझे दूर भागने की प्लानिंग कर रही हो? अनवी अटक अटक कर बोली, देखो मैं एक कॉलेज गर्ल हूं। रेहान आंखें छोटी कर उसे देखा और कहा, तो? अनवी बोली, तो दूर रहो ना। अनवी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। रेहान एक आंखों में नाराजगी थी। वो अनवी को अपने और करीब कर बोला, मैं समझता हूं कि पहले तुम मुझे क्यों दूर भागती थी, लेकिन अब भी। अनवी ने जब रेहान के आंखों में नाराजगी देखी तो उसने अपनी आंखें बंद कर रेहान के गले में हाथ डालकर थोड़ा खड़ा होकर उसके दर्द पर किस करता है और फिर बाइट। वो अपनी आंखें खोलकर रेहान को देखती है तो रेहान आंखें छोटी कर उसे ही घूर रहा था। अनवी उसे ऐसे नाराज देखकर अनवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेहान अनवी को छोड़कर वहां से अपने स्टडी रूम में चला जाता है। अनवी ने एक ठंडी आह भरी। वो वॉशरूम में चली गई और शावर लेने के बाद रेहान का एक शर्ट पहन लिया जो उसके थाए तक आ रही थी। वो नीचे आकर किचन में चली गई। क्यों, उसे भूख लगी थी। उसने नूडल्स बनाया और एक बोल ले लिया। वो स्टडी रूम में चली गई। रेहान सोफे पर बैठकर लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। उसने अपना नाइट सूट्स पहना हुआ था। उसे पता चल गया था कि अनवी आई है, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। ये देखकर अनवी की आंखें छोटी हो गई। फिर आपने गुस्से को कंट्रोल कर वह जाकर रेहान के गोंद में बैठ गई और नूडल्स खाने लगी। रेहान बोला, यहाँ क्यों आई हो? अनवी बोली, आपने पति परमेश्वर को देखने। रेहान बोला, देख लिया आप, अब जाओ यहाँ से।
अनवी ने मुंह बना लिया और नूडल्स खाते हुए बोली, नहीं जाऊंगी। इहान बोला, ठीक है। वो लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। अनवी ने इहान की तरफ नूडल्स बढ़ा दिया तो इहान ने अनवी को देखा। अनवी बोली, खाने का मन नहीं है, तुम खा लो। इहान ने आंखें छोटी कर उसे देखा तो अनवी ने इहान को जबरदस्ती वो नूडल्स खिला दिया, फिर बोल को टेबल पर रख दिया। इहान ने एक नज़र अनवी को देखा, फिर अपना काम करने लगा। अनवी को नींद आने लगी तो वह इहान के गोंद में ही उसके कंधे पर सर रखकर सो गई और नींद में ही बड़बड़ाने लगी, लव यू मिस्टर मैफियर, लव यू सो मच। आपका मुझे ऐसे इग्नोर करना निकिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर इहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अनवी के फोरहेड पर हल्का सा किसकर उसे गोंद में उठाकर बिस्तर की तरफ चला जाता है। उसे बिस्तर पर रखकर जब वह जाने लगा तो अनवी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। इहान की नज़र अनवी पर थी जो उसके एक छोटे से शर्ट से ढकी हुई थी। उसका अट्रैक्टिव बदन इहान के सामने था। ऊपर से अनवी के खींचने की वजह से वो अनवी के कुछ ज्यादा ही करीब था, लेकिन इहान की कंट्रोल लेवल बहुत अच्छा था। उसने बस अनवी के दर्द पर बाइट किया, जिससे अनवी चीख उठी, आह। पर गहरी नींद में होने की वजह से वो फिर उस जगह को नींद में ही रगड़ कर सो गई। ये देखकर इहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अनवी के पास ही सो गया और अनवी पूरी तरीके से उसके ऊपर आकर सो गई। सुबह का वक्त, उसकी आंखें बंद थी। उसका एक हाथ उसके सर के नीचे था और दूसरा हाथ से आपने सीने में लेटी अनवी के बालों से खेल रहा था। सूरज की हल्की हल्की किरणें जब अनवी की आंखों में पड़ी तो वह नींद से जागने लगी, लेकिन कस मचाकर फिर सो गई। इहान आंखें खोलकर अनवी को देखते हुए बोला, उठ जाऊं जान, तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। अनवी नींद में ही बोली, बस 5 मिनट। इहान एकदम से उसे घुमाते हुए उसके ऊपर आ गया। यह एहसास होती ही अनवी ने झट से अपनी आंखें खोली और इहान को देखने लगी। अनवी थूक निगलकर बोली, छोड़ो मुझे कॉलेज जाना है। इहान अनवी के करीब आते हुए बोला, बस 5 मिनट। ये सुनकर अनवी की आंखें छोटी हो गई। वो इहान को धक्का देकर वॉशरूम में चली गई। इहान बिस्तर पर बैठा मुस्कुराने लगा। वॉशरूम में पहुंचते ही दरवाजा बंद कर अनवी गहरी सांस लेकर बोली, बच गई। तभी उसकी नजर शीशे पर गई। वह हैरान होकर शीशे के पास जाकर आपने गर्दन के उस लव बाइट को छूकर देखकर गुस्से में चीखते हुए बोली, शैतान कहीं का, मेरे नींद में होने का गलतफायदा उठाया, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इहान तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा फोन में कुछ देखते हुए कॉफी पी रहा था। अनवी भी गुस्से में फूलते हुए नीचे आ गई। उसने व्हाइट टॉप और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था, जो इहान ने उसके लिए सुबह ही मंगवाया था। अनवी ने जब इहान की ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे देखा तो उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया और वह किचन में चली गई। एक नौकरानी इहान के लिए ब्रेकफास्ट ले जाने लगी तो अनवी ने उसके हाथ से ब्रेकफास्ट लेकर कहा, रुको रुको। उसने इहान के ब्रेकफास्ट को टेबल पर रखा और उसे ध्यान से देखने लगी, फिर बोली, नमक लेकर आऊं। एक नौकरानी नमक लेकर आ गई और अनवी को दे दिया। अनवी ने 2 चम्मच नमक जूस में डाल दिया। ये देखकर सभी नौकरानी एक दूसरे को देखने लगी। अनवी बोली, नहीं नहीं, 2 चम्मच कम हो जाएगा। उसने जूस में और 4 चम्मच नमक डाल दिया। सभी नौकरानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अनवी ने वॉफल के ऊपर मिर्ची मसाला डाला और वहां से जाते हुए बोली, मेरे लिए चॉकलेट वॉफल लेकर आना। वह जाकर डिनिंग टेबल पर बैठ गई। वो बहुत ज्यादा खुश थी। इहान ने एक नज़र अनवी को देखा और फिर काम करने लगा। तभी दोनों का ब्रेकफास्ट आ गया। इहान ने फोन चलाते हुए ही एक हाथ से वॉफल्स का एक बाइट लिया तो उसकी आईब्रो आपस में जुड़ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वैसे ही वॉफल्स को खाने लगा। अनवी आपने वॉफल्स को खाते हुए मन में बोली, क्या इसे मिर्ची नहीं लग रही। तभी अनवी का चम्मच नीचे गिर गया और वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकी, फिर चम्मच को उठाकर टेबल पर रखा और जूस का एक घुट लिया ही था कि उसने जूस बाहर उगल दिया। आपने मुंह को पोंछते हुई गुस्से में उसने इहान को देखा, जो अभी भी फोन में देख रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अनवी उसे देखकर दांत पीछने लगी। अनवी के नीचे झुकते ही इहान ने अपना ग्लास अनवी के ग्लास से एक्सचेंज कर लिया था और नमक वाला जूस अनवी ने खा लिया था। अनवी कॉलेज में थी लेकिन उसका ध्यान वहां बिल्कुल भी नहीं था। वह तो इहान को परेशान करने का तरीका सोच रही थी। तभी उसे ऐसे कुछ सोचते पाकर प्रोफेसर ने उसे दांत लगाया, हे अंडरस्कोर यू। अनवी को अभी भी कुछ पता नहीं चला। तभी प्रोफेसर फिर गुस्से में चिल्लाए, हे अंडरस्कोर गर्ल। इतनी ऊंची आवाज सुनकर अनवी होश में आई और प्रोफेसर की तरफ देखने लगी और प्रोफेसर को अपनी तरफ देखते पाकर बोली, यस सर, आप मुझसे कह रहे थे। ये सुनकर प्रोफेसर गुस्से में बोले, यस।
अनवी धीमी आवाज में बोली, वाई अंडरस्कोर सर। प्रोफेसर की आंखें छोटी हो गई और वो गुस्से में बोले, गेट आउट ऑफ माई क्लास। अनवी मुंह बनाकर वहां से चली गई। वो गुस्से में गार्डन की तरफ जाते हुए बड़बड़ा रही थी, इस प्रोफेसर की तो हमें इसे में ही नजर आती हूँ और कोई नजर ही नहीं आता। उसके क्लास में पीछे स्टूडेंट्स बैठकर आशिकी लड़ाते रहते हैं लेकिन उसे वो सब नहीं दिखते। उस क्या पता मैं कौन हूँ। मन तो करता है रॉयल गार्ड से कहकर इसका सर काट कर नंदी में बहा दूं। तभी एक लड़की पीछे से उसे बुलाते हुए बोली, निकिता। अनवी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की उसके पास पहुंच चुकी थी। अनवी बोली, निकिता नहीं अनवी, आनंद। वो लड़की बोली, व्हाट? अनवी बोली, वह मेरे असली मॉम डैड मिल गए हैं। वो लड़की मुस्कुराते हुए अनवी के गले लगकर बोली, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, पार्टी तो बनती है। अनवी बोली, श्योर, लेकिन ये बता तो यहाँ क्या कर रही है, क्लास चल रहा है ना? वो लड़की बोली, छोड़ना, उस खड़ूस का क्लास कौन लेता है। ये कहकर दोनों एक दूसरे से बातें करते करते गार्ड की तरफ आ गई और बैठकर बात करने लगी। वो लड़की बोली, तुझे पता है कल मेरे बॉयफ्रेंड ने उसके सारे कार्ड मुझे दे दिए और कहा मैं इन सब की मालिक हूँ, इसलिए मेरी तरफ से भी एक पार्टी। अनवी मन में बोली, यहाँ देखो, त्रिशी के बॉयफ्रेंड ने अपना कार्ड त्रिशी को दे दिया और वह हान मेरा पति है फिर भी मुझे कार्ड नहीं दिया। त्रिशी बोली, अनवी तो भी एक बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती। असल में अनवी ने मांग में हल्का सा सिंदूर लगाया था और वह भी बालों के बीच छुपा रखा था, और उसका जो मंगलसूत्र है वो वैसे भी मंगलसूत्र जैसा नहीं लगता था, इसलिए त्रिशी को अनवी के शादी का नहीं पता था। अनवी खड़ी होकर बोली, त्रिशी बाय, मुझे कहीं जाना है। त्रिशी बोली, अरे कहा। अनवी वहां से जाते हुए बोली, आपने बॉयफ्रेंड को लुटने। त्रिशी को कुछ समझ नहीं आया। अनवी कार ड्राइव करते हुए RKAR_INDUSTRY। वेल, AR का मतलब आश्वी रत्नाकर था लेकिन फिलहाल अनवी रत्नाकर था। अनवी अंदर जाकर पर्सनल लिफ्ट से सीधे इहान के ऑफिस पहुंचती है। इहान जो आपने चेयर पर बैठकर कुछ फाइल्स देख रहा था, अनवी को वहां देखकर आपने फाइल्स को टेबल पर रखकर तेरी मुस्कान के साथ आपने रोलिंग चेयर को हल्का हल्का रोल कर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, सोना, इतनी याद आ रही थी तुम है मेरी। अनवी गुस्से इहान के सामने खड़ी होकर बोली, मुझे तुम्हारे कार्ड चाहिए। इहान के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वो खड़ा होकर अनवी को कमर से पकड़कर उसे ग्लास वॉल से टिकाकर बोला, कौन से कार्ड? आधार कार्ड। इहान अनवी के बालों को सूंघते हुए अनवी के ईयरलोब पर हल्का बाइट कर लेता है। अनवी हल्का चीख उठी, आहा है। इहान की ऐसी हरकतों की वजह से अनवी अपने लक्ष्य से भटक रही थी। वो इहान को धक्का देकर चिढ़ते हुए बोली, आधार कार्ड नहीं। इहान जो 2 कदम पीछे चला गया तो वह वापस अनवी के पास आकर उसके बालों को पीछे कर धीमी आवाज में अनवी के कानों में बोला, तो क्या पैन कार्ड? अनवी को पता था कि इहान बस उसे तंग कर रहा है। उसने फिर इहान को धक्का देकर कहा, नहीं, बैंक कार्ड। इहान वापस अनवी के पास आ गया और अनवी के गर्दन से किस करते हुए कानों के पास जाकर धीमी आकर्षक आवाज में बोला, बैंक कार्ड क्यों, मेरी सारी प्रॉपर्टी भी ले जाऊं, और मुझे भी। आखिर शब्द सुनकर अनवी के शरीर में कंपन सा हो और उसने इहान के आंखों में देखा, जिसमें शायद सिर्फ उसके लिए प्यार था और एक विश्वास। अनवी जैसे उन्हीं आंखों में खो गई कि तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया। इहान ने एक गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल कर कहा, बाद में आओ। ग्लास वॉल होने की वजह से बाहर से भी सब कुछ देखा जा सकता था, तो दरवाजे पर खड़ा आदमी आपने रोबदार आवाज में बोला, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम कोई जरूरी मीटिंग में वैसे भी नहीं हो। अनवी को यह आवाज जानी पहचानी लगी। जब उसने इहान के बगल से उस आदमी को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह बोली, दादा ससुर जी। वो इधर उधर अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी। इहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। विजय रत्नाकर बोले, मैं अंदर आ रहा हूं। अनवी शर्म से लाल हो चुकी थी। इहान पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखता है तो अनवी इधर उधर देखकर इहान के टेबल के नीचे घुस गई। इहान आपने CEO के चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ गया। विजय रत्नाकर आकर इहान के सामने बाले चेयर पर बैठ गए। इहान मजाकिया मुस्कान के साथ बोला, खुद विजय रत्नाकर आज मेरे ऑफिस में, कहीं ये सपना तो नहीं है। विजय रत्नाकर बोले, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। इहान मजाकिया अंदाज में बोला, मुझ जैसे ऐरे गहरे से मदद। विजय रत्नाकर इहान को ऐसे ताना देते देखकर गुस्से में बोले, तुम है क्या, तमीज नहीं है? इहान आंखें छोटी कर बोला, आपको क्या मैनर्स नहीं है जो मेरे रोमांस के बीच आ गए? विजय रत्नाकर गुस्से में बोले, बेशर्म कहीं का। इहान बोला, शर्म तो आपको आनी चाहिए, आपने पोटे और पोटे बहू का रोमांसेस देखते हुए।
विजय रत्नाकर गुस्से में बोले, क्या बकवास कर रहे हो? इहान एक आईब्रो को ऊपर कर बोला, तो आप कब से बाहर खड़े थे? विजय रत्नाकर दांत पींचते हुए बोले, बेशर्मी की हद पार कर चुके हो तुम। इहान तिरछी मुस्कान के साथ बोला, बहुत पहले। टेबल के नीचे एनवी मन में मुंह बनाकर बोली, किस बात में लग गए दोनों? और मैं कहाँ फंस गई? कार्ड भी हाथ नहीं लगा। विजय रत्नाकर खुद को शांत कर बोले, ये बताऊं तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? अन्वी को टेबल के नीचे एक क्यूब मिला तो वह उसे सॉल्व करने की कोशिश करने लगी। इहान तिरछी मुस्कान के साथ अपने पैरों के ऊपर पैर रखकर पीठ को चेयर से टिकाकर रोलिंग चेयर को हल्का हल्का इधर उधर घुमाते हुए बोला, आई एम बिजनेसमैन। विजय रत्नाकर कुछ समझ नहीं पाए और बोले, मतलब? तभी टेबल के नीचे से आवाज आई, सिंपल, पति देव को इससे फायदा क्या होगा? अन्वी अभी भी उस क्यूब को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। विजय रत्नाकर ने जब ये सुना वो इहान को देखकर बोले, क्या तुम अब अपने दादाजी से भी अपने फायदा के लिए बात करोगे? तभी फिर टेबल के नीचे से आवाज आई, बिजनेस में रिश्ते नहीं फायदे देखे जाते हैं। विजय रत्नाकर गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, बताओ क्या चाहिए? फिर टेबल के नीचे से आवाज आई, जो पति देव के पास नहीं है। विजय रत्नाकर गुस्से में खड़े होकर बोले, तुमसे बात कर रहा हूं तो ये क्यों जवाब दे रही है? वो भी टेबल के नीचे बैठकर। बाहर आओ लड़की। अन्वी जो अभी भी क्यूब को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी वो बोली, आई एम कंफर्टेबल हियर। ये सुनकर विजय रत्नाकर को और ज्यादा गुस्सा आया। इहान ने अन्वी के हाथ को पकड़कर उसे अपने गोंद में बैठा लिया। अन्वी एक टक इहान को देख रही थी। विजय रत्नाकर उन दोनों को घूरते हुए दांत पींचते हुए बोले, दोनों ही बेशर्म और बदतमीज है। इहान अन्वी को देखते हुए ही बोला, मदद चाहिए तो आपने ईगो को साइड में रखकर मदद मांगना, फिर करेंगे बात, नाउ प्लीज। विजय रत्नाकर गुस्से में वहां से चले गए। इहान ने देखा अन्वी उस क्यूब में लगी हुई है, ये देखकर उसके हाथ से छीना और 2 सेकंड में उसे सॉल्व कर टेबल पर रख दिया। अन्वी ये देखकर हैरान होकर बोली, वाह, मैं तब से कोशिश कर रही थी और तुम 2 सेकंड में इसे सॉल्व कर दिया। इहान अन्वी के कॉलरबोन पर किस करते हुए बोला, देन आई शुड गेट द अवार्ड, राइट? अन्वी जैसे सहम गई। इहान ने अभी भी अन्वी को अपने गोंद में बैठा रखा था। कुछ सोचकर अन्वी मुस्कान के साथ बोली, हम कहीं घूमने चले क्या? इहान अन्वी के कंधे पर सर रखकर आंखें बंद किया हुआ था। वो झट से अन्वी को देखकर बोला, मतलब हनीमून? अन्वी हल्की मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल भी नहीं, बस ऐसे ही घूमने जाना है। इहान मुंह बनाकर बोला, मुझे बहुत काम है। अन्वी आंखें चढ़ाते हुए बोली, अच्छा, इसीलिए यहां बैठे हुए हो? इहान एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम मुझे जाने ही कहाँ दे रही हो? अन्वी हैरान होकर बोली, मैं जाने नहीं दे रही। इहान बोला, हाँ। अन्वी बोली, मैंने कब रोका तुमको? इहान अन्वी की आंखों में देखते हुए बोला, रोक रही हो ना? तुम्हारी यह आंखें, ये होंठ, तुम्हारी यह कमर। ये कहते हुए इहान अन्वी को अपने और करीब कर लिया और उसके कानों में धीमी आवाज में कहा, मुझे तुमसे दूर जाने से बार बार रोक रही है। अन्वी की सांसें भारी हो रही थी। वो खुद को कंट्रोल कर बोली, देखो मिस्टर, तुमने मुझे आपने कार्ड भी नहीं दिए। अब मुझे भूख लगी है, कुछ लेकर आओ ना। इहान अन्वी के गर्दन पर फिर उसके गालों पर ऐसे ही किस कर रहा था और बाइट भी कर रहा था। अन्वी को भूख लग रही थी। वह जितते हुए बोली, देखो तुम्हारे प्यार से मेरा पेट नहीं भरने वाला, कुछ लेकर आओ ना। इहान बोला, ऑर्डर दे दिया है, आता ही होगा। तभी कुछ ही देर बाद दरवाजा नॉक हुआ। ये सुनते ही अन्वी जल्दी से इहान के गोंद से उतरकर जाकर सोफे पर बैठ गई और खाने के आने का इंतजार करने लगी। तभी एक लड़की खाना लेकर अंदर आई और खाना वहां रखकर चली गई। इहान जो चेयर पर बैठा हुआ था वो अन्वी को ऐसे ही खाते देखकर बोला, पहले हाथ तो धो लो। अन्वी बोली, अरे मैंने गंदी चीज छुई ही कब? ये सुनकर इहान की आंखें छोटी हो गई और वह आपने कोल्ड वॉइस में बोला, अन्वी। ये सुनकर अन्वी मुंह बनाकर हाथ धोने चली गई। वो मन में बोली, शादी होते ही यह भी एक नंबर का खड़ूस बन गया, खड़ूस। वह आकर सोफे पर बैठ गई और पेस्ट्री खाने लगी। इहान ने जब देखा कि अन्वी का मुंह फूला हुआ है उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इहान अन्वी के पास जाकर बैठ गया और बोला, सोना, कहाँ घूमने जाना है? अन्वी मुंह बनाकर बोली, कहीं नहीं। इहान बोला, क्या सच में? अन्वी जैसे ही पेस्ट्री के बोल को टेबल पर रखती है इहान वापस से उसे आपने करीब कर लेता है और बोला, इतना गुस्सा हो क्या? अन्वी बोली, नहीं, कहाँ गुस्सा हूं। इहान बोला, तो चलते हैं ना घूमने। अन्वी बोली, मेरा मूड बदल गया, अब मुझे नहीं जाना कहीं भी।
इहान अनवी को अपने गोंद में बैठाकर बोला, अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें किसी से मिलाने ले जाता हूँ। अनवी हैरान होकर बोली, किससे? इहान अनवी के कंधे पर सर रखकर बोला, मेरे परिवार से। अनवी हैरान होकर बोली, रत्नाकर परिवार? इहान बोला, नहीं, रॉयल किंग का परिवार। अनवी बोली, मतलब? इहान अनवी को एक जंगल के बीच लेकर आता है। सामने एक गुफा था। जब इहान उस पर अपना हाथ रखता है तो किसी खूल जासीम सीम दरवाजे की तरफ खूल जाता है। एक आवाज करते हुए इहान अनवी को लेकर अंदर जाता है। जब वहां का धुआं हटता है तो अनवी को सामने एक महल दिखाई देता है, जो शायद सोने का हो। अनवी तो जैसे शौक में थी। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो एक औरत ये देखकर खुश होकर बोली, इहान। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। तभी और एक बूढ़ी औरत आकर बोली, बच्चा कितनी देर लगाती बहू को घर लाने में। अब दिल कह रहा है पर पोटा पर पोटी के साथ खेलकर ही दुनिया को अलविदा कहूं। ये सुनकर अनवी के गाल लाल हो गए। वह औरत बोली, अब तो शादी हो गई है तेरी, अब तो हमारे साथ रहा कर। तभी सीढ़ी की तरफ से एक रोबदार आवाज आई, सम्राट हैं वह, हमारे जैसों के साथ क्यों रहेंगे? अनवी ने उस तरफ देखा तो एक बूढ़ा आदमी नीचे आ रहा था। उसके साथ और एक आदमी था। इहान की आंखें ये सुनकर छोटी हो गई। बूढ़ी औरत बोली, क्या जी, इतने दिनों बाद पोटा घर आया है और आप उसे ताना दे रहे हैं? वो रोबदार बूढ़ा आदमी बोला, क्यों, ये सम्राट नहीं है क्या? अनवी को इहान का वो परिवार कुछ समझ नहीं आया था और वो इहान को देख रही थी। इहान अनवी की तरफ देखकर बोला, आई नो तुम कुछ समझ नहीं पा रही, असल में इस परिवार ने अडॉप्टेड क्या था। इन लोगों ने ही मॉम डैड के बाद मेरा ध्यान रखा है। यह मेरी मॉम है अनुषा जिंदल और यह डैड रघुवीर जिंदल। ये दादू महेंद्र सिंह शेखावत और ये दादी नारायणी शेखावत। अनवी कंफ्यूज होकर इहान को देखने लगी। ये देखकर महेंद्र सिंह शेखावत बोले, यह नालायक कुछ समझाना नहीं जानता। ये परिवार बहुत अलग सा परिवार है। मैंने एक हादसे में आपने पूरे परिवार को खो दिया था और इसलिए मैंने और नारायणी जी ने सोचा कि एक बच्चा गोंद ले ले। फिर हमने रघुवीर को गोंद ले लिया और मैंने उसे एक माफिया बनना चाहा, लेकिन वह लोगों को बेरहमी से मरते देखकर डर जाता था, इसलिए मैंने उसे आपने माफिया एम्पायर का। ऐसी कोई बात नहीं थी कि अगर वह मेरा बेटा बन रहा है तो मेरा ही सरनेम लेगा, इसलिए उसने अपना सरनेम नहीं छोड़ा। जब मैंने इहान को देखा तब मैंने कहा कि मुझे ये बच्चा चाहिए, मुझे इसे ही अपना उत्तराधिकारी बनना है। ये सुनकर रघुवीर ने उसे अपना लिया और मेरी बहू अनुषा ने कहा कि जबकि इहान उनके पास है तो उन्हें कोई दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। और ऐसे दुनिया के नजरों में तो इहान एक अनाथ रहा, लेकिन असल में उसके पास सब कुछ था, एक परिवार था, माँ, पापा, दादा दादी और एक छोटी सी भतीजी भी। अनवी ने फिर महेंद्र सिंह शेखावत को देखती है तो वह बोले, वो एक अनाथ है। अनवी अपने दादी सास और सासू माँ के साथ थी। उसे वो दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद आई थी। अनवी बोली, क्या आप सब इस गुफा वाले हवेली में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते? अनुषा जी मुस्कान के साथ बोले, ऐसा कुछ नहीं है, हम कभी कभी यहाँ आते हैं। वो शिवराज रेड्डी को मार दिया ना इहान ने, तो इसी के बारे में बात करने के लिए तीनों पोटे, दादा और बेटा साथ हुए हैं। वैसे तुम इहान से कहती क्यों नहीं कि हमारे साथ आकर रहे? अनवी मुंह बनाकर बोली, वो कहा मेरी बात मानता है, मुझे आपने कार्ड भी नहीं दिए। नारायणी जी बोली, तुम्हें इहान ने बाता नहीं कि उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है? अनवी हैरान होकर, क्या? अनुषा जी बोली, हाँ, रॉयल फैमिली एक पावरफुल हिडन फैमिली थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। इस फैमिली के मेंबर्स के बारे में उन मेंबर्स के अलावा कोई नहीं जानता था। बस सब जानते थे कि उनके पास बहुत पावर है। फिलहाल इस रॉयल फैमिली एंड एम्पायर का किंग था रॉयल किंग, जिसको अब तक किसी ने नहीं देखा था और लोगों को ये भी नहीं पता था कि रॉयल किंग रॉयल फैमिली का मेंबर है। त्रिवेदी हाउस एक बड़ा सा विला। यहाँ रॉयल फैमिली हिडन आइडेंटिटी के साथ रहती थी। इहान और अनवी भी फिलहाल वही थी। अनवी जीन कर इहान को वहां लेकर आई थी क्योंकि उसे अपना यह ससुराल वाला घर भी देखना था, जो काफी खूबसूरत था। पर हेवन पैलेस कम इहान को वहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अनवी के पास जाकर भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि जब भी वो उसके पास जाता तो कोई ना कोई जाकर उन दोनों को परेशान कर देता था। खैर, इससे इहान को परेशानी हो रही थी, लेकिन अनवी तो खुश थी। वह झूमते हुए जा रही थी कि तभी इहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक कमरे के अंदर खींच लिया। ये देखकर अनवी बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? इहान अनवी के बालों को पीछे कर बोली, तुमसे प्यार करने के लिए। अनवी बोली, देखो, तुम मुझे दूर रहा करो, बना।
इहान अनवी के गाल पर बाइट कर बोला बना। अनवी आपने गाल को सहलाते हुए मुंह बनाकर इहान को देखते हुए बोली बना, मैं तुम्हारे सारे प्रॉपर्टी लेकर भाग जाऊंगी। इहान एक तिरछी मुस्कान के साथ अनवी के होठों के पास हल्का सा आपने होठों से छूकर कहा ले जाना, और साथ में मुझे भी। अनवी उसे धक्का देकर बोली देखो आजकल तुम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए हो, दूर रहो मुझे। ये कहकर गुस्से में वहां से चली गई। इहान को कुछ समझ नहीं आया कि वह ऐसे क्यों चली गई। अनवी आपने रूम में जाकर वॉशरूम में चली गई और जाकर शावर ऑन कर उसके नीचे खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगी। कुछ पल ऐसे रहने के बाद वह वहीं बैठकर झिझक कर रोने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। इहान अनवी को ढूंढते हुए वहां आ गया था। वो वॉशरूम का दरवाजा खटखटाते हुए बोला अनवी ओपन द डोर, अनवी ओपन द डोर। पर अनवी ने दरवाजा नहीं खोला तो इहान को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। उसने कहा मैं दरवाजा तोड़ रहा हूं, और एक झटके में दरवाजे को तोड़ दिया। जब उसने सामने का नजारा देखा वो जैसे पागल सा हो गया। अनवी शावर के नीचे बेहोश पड़ी थी। शावर अभी भी चल रहा था। इहान ने अनवी को गोंद में लिया और कहा अनवी ओपन योर आइज, अनवी प्लीज। वो उसे नीचे लेकर आ गया। उसे ऐसे देखकर सभी परेशान हो गए। इहान गुस्से में बोला जल्दी गाड़ी निकालो। एक ड्राइवर जल्दी से कार लेकर आ गया। इहान अनवी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चला गया। उसने किसी को फोन कर कहा जल्दी AR हॉस्पिटल आ जा। AR हॉस्पिटल। इहान जल्दी से अनवी लेकर आ गया। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। तभी एक डॉक्टर आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला शांत हो जा, मैं उसे ठीक कर लूंगा। OT के बाहर खड़े होकर इहान परेशान हो रहा था। तभी वहां शिवम आकर इहान के कूलर पर पकड़कर गुस्से में दांत पीचते हुए बोला अगर इस बार मेरी बहन को कुछ हुआ ना। इहान की नजर सिर्फ OT के दरवाजे पर था, जैसे वहां से उसकी सोना अपने पैरों पर खड़ी होकर उसके पास आकर उसके गले लग जाएगी। निहार शिवम को शांत कर उसे सोफे पर बैठकर बोला प्लीज, इहान खुद भी टूट चुका है। अनवी को कुछ हुआ तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इहान खुद अपने आप को खत्म कर देगा, क्योंकि 5 साल पहले उसे विश्वास था कि उसका प्यार किसी और के रूप में ही सही वापस आएगा, लेकिन अब। शिवम भी यह सुनकर शांत हो गया। तभी OT का दरवाजा खोलकर वह डॉक्टर बाहर आया। इहान तुरंत डॉक्टर के पास गया और बोला वीर, वो ठीक है ना? डॉक्टर वीर बोले शांत हो जा, वो बिल्कुल ठीक है। इहान की नजर OT के दरवाजे के शीशे पर थी। शिवम बोला तो ये सब क्या हुआ था? डॉक्टर वीर बोले शायद उसे कोई पैनिक अटैक आता है, अगर कोई उसके करीब गया तो। इहान ये सुनकर बोला मतलब? डॉक्टर वीर बोले मुझे नहीं पता कि उसे ये पैनिक अटैक क्यों आता है, लेकिन तुझे उसका बहुत ख्याल रखना होगा। डोंट वरी, वो पहले से अब बहुत अच्छी है। लेकिन इहान बोला लेकिन? डॉक्टर वीर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला उससे दूर रहेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सुनकर इहान जैसे टूट ही गया। ये सुनकर शिवम बोला वो आज से हमारे साथ रहेगी, अब जाऊं यहां से। इहान ने आंखें बंद कर लिया। निहार बोला ईर भाभी को वहां रखने की क्या जरूरत है, दूर ही तो रहना है, तू कंट्रोल कर लेना। इहान आंखें खोलकर वहां से चला गया। ये देखकर अभय और निहार ने एक दूसरे को देखा। अनवी धीरे धीरे होश में आने लगी तो शिवम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनवी धीमी कमजोर आवाज में बोली इहान। शिवम थोड़ा गुस्से में बोला वो नहीं आया। अनवी यह सुनकर हैरान होकर बोली ऐसे कैसे नहीं आया, वही तो मुझे हॉस्पिटल लेकर आया होगा ना। शिवम दूसरी तरफ नजरें कर बोला डॉक्टर ने उसे तुमसे दूर रहने के लिए कहा था, इसलिए वो तुम है ऐसे छोड़कर चला गया। अनवी आंखों बड़ी बड़ी कर बोली नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, आप झूठ मत बोलो प्लीज। शिवम थोड़ा गुस्से में बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा। शिवम का गुस्सा देखकर अनवी की आंखों में आंसू आ गए। शिवम ने उसे गले लगा लिया और कहा सॉरी बच्चा, सॉरी। अनवी सिसकते हुए बोली मुझे इहान से बात करनी है, मुझे इहान ने मिलना है। वो कहाँ है? तभी दरवाजे की तरफ से एक आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।